हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से वापस आ गया हूँ नितेश सर। क्लास 9 का ही टॉपिक मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसका सेकंड पार्ट लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये फोर्सेस किस तरह से काम करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस तरह से डेवलप होते हैं और उनकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से अफेक्ट होती हैं। आज हम क्या सीखेंगे? तो आज हम सीखेंगे कि मैटर क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डिफाइन की जाती हैं। उसके बाद वो किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस उनके। उसके बाद हम कुछ फिजिकल पैरामीटर्स देखेंगे और उनके इफेक्ट देखेंगे मैटर के ऊपर। फिजिकल पैरामीटर मतलब जैसे कि हम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी और कोई पैरामीटर आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है और लैटेंट हीट क्या होती है, और उसके बाद इन प्रोसेसेस के क्या यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो हमें पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं और वो डिफाइन किए जाते हैं आपकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बेसिस पे। इस बेसिस पे 3 टाइप के मैटर निकल के आते हैं। पहला है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड, तीसरा है आपका गैस। ये आप जो देख रहे हैं पिक्चर, ये किसकी है? ये एक सॉलिड है। दूसरी पिक्चर आप देखेंगे, ये क्या है? हमारा एक लिक्विड है। तीसरी जो है ये गैस है। ये स्मोक के रूप में आपको जो धुआं दिख रहा है वो आपकी ये गैस है। ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। एक ही चीज, एक ही मैटर तीनों रूपों में दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप पानी को देख लीजिए, पानी लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है और गैस भी होता है। सॉलिड जब होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइस, लिक्विड जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर, और गैस जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर का वेपर है ये। ठीक है, तो पार्टिकल सेम है हमेशा, पार्टिकल कभी अलग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फेज बदल जाएगा। फेज बदल जाने से मेरा मतलब क्या है? उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बदल जाएगा। सॉलिड में बहुत ही कम रहता है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंस है। तो डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं और गैस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि पार्टिकल कभी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। बढ़ेगा तो सॉलिड से गैस की तरफ आएगा, घटेगा तो गैस से सॉलिड की तरफ जाएगा। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? तो सॉलिड स्टेट में हमने देखा कि जो अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्सेस। जब रिपल्सिव फोर्सेस वीक हो जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या शुरू हो जाएंगे? ये जो अब सपोज करो ये पार्टिकल है हमारा, ये जब अट्रैक्टिव फोर्स इसका ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब सभी पार्टिकल इसकी तरफ बढ़ने लगे, सभी डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन में भी होंगे कुछ, इस डायरेक्शन से भी बढ़े, तो सभी इस पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए और धीरे धीरे सभी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होते गए और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बना लिया इन्होंने। इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? सॉलिड है। याद रखिएगा, ये 3 डायमेंशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, किसी एक डायरेक्शन में नहीं लगता है। ये 3D में लगता है, ये बहुत सारे डायरेक्शन में, जहां से आप सोच सकते हैं कहीं से भी लग सकता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो पैकेजिंग होती है, अगर आप एक किसी क्यूब में अगर इसको देखेंगे तो इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट टाइप की होती है। तो इसकी वजह से इसका एक डेफिनेट शेप है। अगर आपको क्यूब नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा क्यूब है। इस क्यूब के अंदर ये इतने सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका साइज क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट हो गया है इसके शेप, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, इसके बाद जब इसका शेप डेफिनेट है
और हम देख रहे हैं कि इसकी बाउंड्री भी इसकी मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं वो किसी एक बाउंड्री के अंदर ही लाई कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी बाउंड्रीज भी क्या होती हैं, डिफाइंड होती हैं। और इसी वजह से क्योंकि इनके पास शेप भी डेफिनेट है और डेफिनेट बाउंड्रीज भी हैं, तो आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अलग अलग शेप का अलग अलग वॉल्यूम है। आप अपने मैथमेटिक्स की क्लास में जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो आप उसमें वॉल्यूम निकालना सीखते हैं। जैसे कि आपका कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्यूब का होता है साइड का क्यूब, ठीक है। उसी तरह ये भी उसी से रिलेटेड है। इनका वॉल्यूम क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। मतलब आप इसको अगर इसी सॉलिड को उठा के किसी कंटेनर में रखेंगे तो इसकी चीज़ें, इसकी बाउंड्रीज चेंज नहीं होंगी। आप शुगर का एक क्रिस्टल लीजिए, ठीक है, और उसको किसी प्लेट में प्लेस कर दीजिए, तो क्या ये शुगर पूरी प्लेट में फैल जाएगा? बिल्कुल नहीं फैलेगा। ये इसी तरह रहेगा जैसा ये है, यानी कि इसकी जो डिस्टिंक्ट और डिफाइंड बाउंड्रीज हैं वो हमेशा मेंटेन रहेंगी जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसके बाद ये जो सॉलिड होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हाई रखना पड़ता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है मतलब दबाना, किसी चीज़ को प्रेस करना। तो अगर मैं इनके ऊपर फोर्स लगाऊं, ऊपर से फोर्स लगाया, नीचे से ये बेस में रखे हुए हैं, तो अगर मैं इनको फोर्स लगाऊं तो ये दबेंगे नहीं इतनी जल्दी। हाँ, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि स्पंज। स्पंज क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पोरस होता है, मतलब उसके बीच में बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो अगर आप उसको दबाते हैं तो वो थोड़ा सा दब जाता है। लेकिन जो आम तौर पे सॉलिड मिलता है वो इतनी जल्दी नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। अब आप इनको दबाना शुरू करेंगे तो पार्टिकल्स टूट जाएंगे या इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे इस चीज़ को। यही एक फैक्टर है हम लोग पढ़ा, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी से किस तरह से फेस चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम देखेंगे इसको बाद में, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, ठीक है। क्योंकि ये शेप चेंज नहीं करते हैं इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये रिजिड। सॉलिड हमेशा रिजिड होते हैं। ऐसी कोई सॉलिड नहीं है जो रिजिड नहीं होता है, ठीक है। सारे सॉलिड रिजिड होते हैं। बस ये है कि उनकी कंप्रेसिबिलिटी बदल सकती है। रबड़ भी रिजिड है लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। आयरन को आप ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं इतनी जल्दी, उसका इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो भी हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ना ही बहुत ज़्यादा हाई होगा और ना ही बहुत ज़्यादा कम होगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि वो सॉलिड से हमेशा ज़्यादा रहे। अब जब सॉलिड से ज़्यादा रहेगा इसका मतलब क्या है कि उसका जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू आपके अट्रैक्टिव फोर्स के, ठीक है। जब भी रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हैं जो कि एक लिक्विड स्टेट में है इस समय। और आप देखेंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है थोड़ी सी। तो ये दूरी क्यों है? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया है और रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो गया है। तो ये एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, ठीक है। दूर रहना चाहेंगे तो इनके बीच में एक गैप क्रिएट होता है और यही गैप जो होता है वो आपकी सॉलिबिलिटी को बनाता है। जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी सॉलिबिलिटी भी रहेगी। जैसे आप कॉमन सा एग्जांपल लीजिए कि आप एक शुगर ले लीजिए या सॉल्ट ले लीजिए और उसको पानी में मिक्स करना शुरू करिए। तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद सॉल्ट जो शुगर होगा और वो जो सॉल्ट होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा पानी में। वो दिखाई क्यों नहीं देगा? क्या वो गायब हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं गायब होता है। वो क्या होगा कि उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में जाके बैठ जाते हैं या बंध जाते हैं, ठीक है। तो जब वो बंध जाएंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो उसके अंदर हैं। पार्टिकल बहुत छोटे हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब वो पार्टिकल अलग अलग हैं और वो अलग अलग स्पेसेस के बीच में जाके फंस चुके हैं, तो आपको आप दिखाई नहीं देंगे। हाँ, अगर वो कलरफुल होते तो आपको दिखाई ज़रूर देते। जैसे कि अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट ले लीजिए, आप उसको पानी में मिलाइए तो आपको ज़रूर दिखाई देगा कि उसका कलर चेंज हो गया है पानी का, ठीक है।
तो अगर शुगर मिला हुआ है तो ये पानी आपको मीठा ज़रूर लगेगा। मीठा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भी पार्टिकल्स उसके वहीं पे प्रेजेंट हैं, पानी के अंदर अभी भी शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, सॉल्ट के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में जाके बैठ चुके हैं, तो उनकी वो सॉल्युबल हो चुके हैं, डिजॉल्व हो चुके हैं उसके अंदर। ठीक है, अब ये आप लिक्विड जहाँ पे भी लेंगे उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि आप जिस कंटेनर में लेंगे वही शेप उसका आ जाता है। ठीक है, अलग से इसका कोई शेप नहीं होगा। हमने देखा शुगर क्रिस्टल, पीछे सॉलिड स्टेट में देखा कि जो शुगर क्रिस्टल था वो हमारा अगर हम प्लेट में रखते हैं तो वो वही शेप में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लिक्विड को उसी बाउल में लगा दें तो वो उस बाउल का शेप ले लेगा। ठीक है, हाँ, उसका वॉल्यूम वही रहेगा जो उस कंटेनर का है। ठीक है, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हो अगर आप, ठीक है, तो उसमें मेंसुरेशन में हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल अ टैंक ऑफ दिस 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 डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स है। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम रहेगा, भले ही इसका शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये डिजॉल्व हो जाते हैं, तो सॉलिड भी डिजॉल्व हो सकते हैं और गैस के भी पार्टिकल इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं। जब गैस के पार्टिकल डिजॉल्व होना शुरू होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स भी जब इसमें डिजॉल्व होना शुरू होते हैं तो उसको भी बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। लेकिन जब सॉलिड के पार्टिकल इसमें मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिजॉल्व हुए हैं या डिजोल्यूट हुए हैं, डिजोल्यूशन हुआ है उनका। ठीक है, कोई भी चीज़ लिक्विड में बहुत ही आराम से मिक्स की जा सकती है। इनफैक्ट वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिक्स की जा सकती हैं। ठीक है, तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो लिक्विड के अंदर मिक्स हो सकता है। हाँ, सबका रेट अलग अलग होता है, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, मिक्स होता है। अगर आप सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें जनरली कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि लेक और पॉन्ड है उसके बीच में फिशेस जिंदा रहती हैं तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, प्लांट्स हैं उनको CO2 चाहिए। ठीक, तो वो कहाँ से लाते हैं? क्यों? क्योंकि पानी में बायोलॉजिकली डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे। किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। कहाँ से हो रहा है? तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, गैस और लिक्विड के केस में उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। वैसे तो इसको हम जब सॉलिड में उसमें मिक्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिजॉल्व हुआ है। ठीक है, गैसेस मिक्स होती हैं इसमें। ठीक है, देखिए डिफ्यूजन है हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जिस वर्ड को समझना है अगर, तो सीधे सीधे समझिए कि जिसके जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल बहुत ही कम होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लो कंसंट्रेशन। कंपेरेटिव स्टडी है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 बना दूँ, 5 बना दूँ, 6 बना दूँ, तो अभी भी ये लोअर कंसंट्रेशन है इन कंपैरिजन टू इज दिस हाई कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल अभी भी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू यहाँ के पार्टिकल। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा केस होता है कि हाई कंसंट्रेशन एक तरफ है, लो कंसंट्रेशन दूसरी तरफ है, और बीच में एक फ्लो करने का तरीका बना दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? एक डिफ्यूजन प्रोसेस ज़रूर होगा। ठीक है, और इसी की मदद से हम पानी में बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर सकते हैं, जो कि हमारे फ्लोरा और फौना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो रेट है डिफ्यूजन का वो किस तरह होता है? तो सॉलिड सबसे कम डिफ्यूज होता है, या सॉलिड में भी डिफ्यूजन बहुत कम होता है। लिक्विड जो है उससे ज़्यादा डिफ्यूज होता है लेकिन गैस से कम होता है, और गैस जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकती है। ये पार्टिकल्स अगर सॉलिड के होंगे तो ये एक दूसरे से चिपके होंगे। ठीक है, और जब ये चिपक जाएंगे तो ये साथ साथ में मूव करना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे तो कोई मूव नहीं करने देगा। अगर ये लिक्विड है, इनके पार्टिकल्स क्या हुए? आपस से दूर दूर हो गए, तो दूर दूर हुए तो ये आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने बताया था लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फ्लूइड। क्या कहा जाता है? फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनके ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता जनरली, तो वो आराम से मूव कर जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसीलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड है सबसे कम, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद गैस है। फिर हम देखते हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में रिपल्सिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। हाँ, ये नहीं कि किलोमीटर्स में हो जाए, ठीक है। तो जो भी गैस के पार्टिकल, देखिए अगर लिक्विड होता तो ये पार्टिकल एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये गैस है, इनके पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, और जो रिपेलिंग फोर्स था, रिपल्सिव फोर्स था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आराम से घूम फिर सकते हैं भाई, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई इसको बांधने वाला नहीं है, तो ये कहीं पे भी जाके लड़ भिड़ सकते हैं, ठीक है। तो गैसेस एक्चुअल में क्या करती हैं? गैसेस क्रिएट करती हैं एक प्रेशर। किस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी ये? तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी ये कि जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाएगा, किसी कंटेनर में इसको रखा, सपोज करिए यहाँ पे गैस है, गैस के पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आराम से मूव करना शुरू करते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, एक जिगजैग मूवमेंट करते हैं। तो जिगजैग मूवमेंट करेंगे, इधर उधर टकराएंगे, टकराने की वजह से ये इस कंटेनर की वॉल पे ये एक फोर्स जनरेट करते हैं, और उसी फोर्स की वजह से इन कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये गैस का प्रेशर है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा रैंडम मूवमेंट भी इनका होता है, ठीक है। ना ही इनका कोई फिक्स शेप होगा और ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये आराम से कंप्रेस की जा सकती हैं। इनका शेप भी चेंज किया सकता है, इनका वॉल्यूम भी चेंज किया सकता है। इनफैक्ट जब भी हम इनको कंप्रेस करते हैं तो ये बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, और उन्हीं लिक्विफाइड गैसेस को हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हुआ, चाहे कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी हुआ, या एज अ फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, और बाद में उनको कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है, और जब भी यूज़ करना होता है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। इसका मतलब उसके ऊपर का प्रेशर हटा देते हैं, ठीक है। और मैं ये बता चुका हूँ कि गैसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजिबल होती हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा था जिगजैग मूवमेंट के बारे में, तो जैसे ये गैस का पार्टिकल है, ये रैंडम मूवमेंट देना शुरू किया, तो रैंडम मूवमेंट दिया, दीवार से टकराया, फिर इधर गया, इधर कोई पार्टिकल होगा उससे टकराया, इधर उधर जाता जाएगा, ठीक है। तो कई सारे रैंडम मूवमेंट हो रहे हैं। क्यों ऐसा? इस रैंडम मूवमेंट की वजह क्या है? इस रैंडम मूवमेंट की वजह है एनर्जी। इनके पास, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? तो वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रोटेशनल मोशन जो भी होगा, ठीक है। तो इनके पास जब भी एनर्जी हुई तो ये इधर उधर भागना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग खाना खाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है लंच टाइम में, फिर आप खेलने कूदना शुरू कर देते हैं। तो खेलना कूदना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। आप भी रैंडम मूवमेंट करते हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में टकराते भी रहते हैं। टकराएंगे तो क्या जनरेट होगा इस कंटेनर की वॉल पे? कंटेनर की वॉल पे जनरेट होगा एक फोर्स। कौन एक्सर्ट करेगा? ये पार्टिकल। अब जब फोर्स अपॉन एरिया हम लोग करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये फोर्स कौन जनरेट किया? पार्टिकल्स। एरिया किसका है? जहाँ पे ये टकराया। एरिया बहुत छोटा होगा, फोर्स कम होगा, फिर भी कोई चलेगा, तो प्रेशर क्या रहेगा? हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो यही जो प्रेशर निकल के आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि गैस का प्रेशर है या एयर प्रेशर है, जो भी इसमें अंदर है, इस कंटेनर के अंदर होगी, ठीक है। इसी एयर प्रेशर की वजह से बलून भी फूलता है, ठीक है। बलून फूलता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें हम जब गैस भरते हैं तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स उसमें जा रहे हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल जाएंगे उतना ज़्यादा रैंडम मूवमेंट, उतना ज़्यादा वो बैलून की सरफेस को प्रेस करेंगे, फोर्स देंगे, और उतना ही ज़्यादा वो फूलता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, ठीक है। अब हम जो आगे इंटर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं उसके लिए हम बेसिकली एग्जाम्पल सिर्फ पानी का ही लेंगे, जिससे कि हमें
बाकी सारी चीज़ें समझना जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, ये सब पे एग्जर्ट होती हैं, लेकिन पानी से ये जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, एक इक्वेशन है, जो हमारा केल्विन में टेम्परेचर होता है, वो डिग्री के टेम्परेचर में अगर हम 273 केल्विन ऐड कर दें तो वो केल्विन का टेम्परेचर निकल के आता है। ठीक है, साइंटिफिक पर्पस के लिए हम लोग हमेशा केल्विन का टेम्परेचर यूज करते हैं, न कि डिग्री का। ठीक है, डिग्री का टेम्परेचर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में फिट नहीं बैठता है, सिर्फ और सिर्फ केल्विन ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही यूनिट होती है केल्विन हमारी। ठीक, अब और बात ये भी है कि भाई जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली वेपोराइज भी किया जा सकता है, सॉलिड में भी बनाया जा सकता है, लिक्विड में भी बनाया जा सकता है, बहुत ही आराम से। ये नेचर में आराम से अवेलेबल भी है। ठीक है, जैसे कि यही है हमारा बर्फ़। बर्फ़ हमारा क्या है, सॉलिड है। जो उसके नीचे पानी है वो क्या है, हमारा लिक्विड है। और जो गैस है वो इवापोरेटेड, देखिए क्लाउड्स, वो सारे के सारे क्या है, गैस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि सॉलिड को हम गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड को ही हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबका अपना अपना प्रोसेस का नाम है, जो कि आगे आएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ एक जनरल व्यू के लिए। तो सॉलिड से अगर हम लिक्विड में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्ट होना या मेल्टिंग। ठीक है, या पिघलना जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या आपका फ्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद जब हम लिक्विड से गैस की तरफ आते हैं तो इस प्रोसेस को आपने सुना ही होगा नाम, इवापोरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। जब भी हम गैस से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, जब भी हम सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, और जब भी हम गैस से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो उसको भी हम लोग, जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ सब्लिमेशन लिखा हुआ है, वैसे इस प्रोसेस का नाम डी सब्लिमेशन होता है। ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस को अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन या एलैबोरेट करेंगे। देखिए, तो जब भी हम इंटर कन्वर्जन देखना चाहते हैं, तो जब इंटर कन्वर्जन होता है तो क्या होता है कि एक्चुअल में हम दे क्या रहे हैं उनको, एनर्जी। उन पार्टिकल्स को हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे। अब जब एनर्जी कम होगी तो हमेशा किस में रहेगा, सॉलिड में। थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे तो वो किस में चली जाएगी, लिक्विड में। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो फेस किस में चला जाएगा, गैस में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, हमने क्या किया, एनर्जी को बढ़ाना शुरू किया, तो ये सॉलिड से जब एनर्जी बढ़ी, ये बॉन्ड ब्रेक हुए इनके बीच के, तो ये किस में चला गया, लिक्विड में चला गया। सेम पार्टिकल है, और थोड़ा सा और एनर्जी दिया तो ये किस में चला गया, गैस में। इस एनर्जी को हम बेसिकली किस में देखते हैं, तो वो होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते रहिए, एनर्जी और पार्टिकल्स हमेशा बढ़ती जाएगी। ठीक है, सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ को अगर हम एनर्जी को देखना है तो या तो उसको हीट करिए या तो उसको कूल डाउन कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए। जब भी आप ठंडे हो जाएंगे तो आप सिकुड़ जाएंगे, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। जब थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो आप थोड़ा बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो आप बाहर ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स को जब भी हम एनर्जी देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड को और ज़्यादा एनर्जी दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। अगर हम गैस से एनर्जी ले लें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और जब लिक्विड से हम एनर्जी ले लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक है, तो ये एनर्जी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस उस समय वहाँ पे एक्ट कर रहा है वो। ठीक है, अब इस दौरान में दो टाइप की एनर्जी या दो टाइप की हीट जो होती है वो काम करती है। या तो वो हीट स्पेसिफिक होगी या तो वो हीट लैटेंट होगी। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। स्पेसिफिक हीट कब काम करती है, जब सेम फेज में टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, जैसे आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पे,
उसी आइस को अगर मुझे -2 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, फिर भी वो आइस ही रहेगी, ठीक है। तो उस समय जो हीट प्रोवाइड की गई, जो एनर्जी प्रोवाइड की गई, वो कैसी एनर्जी होगी? स्पेसिफिक होगी। मतलब उसी फेज में एनर्जी को जितनी एनर्जी बढ़ानी होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जब भी सॉलिड से लिक्विड यानी कि 0 डिग्री पानी और 0 डिग्री बर्फ, ठीक है, 0 डिग्री बर्फ जो कि हमारा सॉलिड होगा, 0 डिग्री होगा पानी जो कि हमारा लिक्विड होगा, सेम टेम्परेचर पे है, सिर्फ और सिर्फ फेज डिफरेंस है। तो जब भी फेज चेंज करना होता है तो जाहिर सी बात है, देखिए सॉलिड से लिक्विड में एनर्जी क्या हुई? बढ़ी। इसका मतलब लिक्विड क्या कर रहा है? इसमें से एक हीट या एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फेस चेंज करने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी। कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या तो उसका स्टेट चेंज होगा। तो स्टेट चेंज होगा तो दो टाइप की हीट्स हैं आपकी, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। डेफिनेशन ये है आपके, डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहता है कि अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है या 1 केल्विन टेम्परेचर इसको बढ़ाना है, तो इसकी यूनिट मास, यानी यूनिट मास मतलब या तो ये 1 ग्राम हो सकता है, ठीक है, या 1 केजी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, यूनिट मास यानी कि 1 होना चाहिए, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1। चाहे आप ग्राम में लें, चाहे उसका आप किलोग्राम में लें, ऐसा यूनिट में लेंगे तो आप ग्राम में लेंगे हमेशा, ठीक है। तो जब भी आप एक यूनिट मास लेंगे तो जब उसका टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है, टेम्परेचर रेज होगा कितना? तो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी यूनिट मास को कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये हर मैटर के लिए अपनी अपनी अलग अलग होती है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो सबके लिए। इनफैक्ट आइस और पानी के लिए और वेपर के लिए भी अलग अलग होती है, ठीक है, उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं। लैटेंट हीट क्या होती है? सेम, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड एज द रिजल्ट ऑफ अ फेज चेंज इज कॉल्ड लैटेंट हीट। जब भी फेज जो है वो चेंज होगा तो उस समय या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी या तो वो एब्जॉर्ब हो रही होगी। एब्जॉर्ब होगी तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर वो रिलीज हो रही है तो रिलीज होगी तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। इस तरह से जब भी प्रोसेस होगा तो उस दौरान जो एनर्जी, जो हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो वो रिलीज होगी, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इंटर कन्वर्जन के प्रोसेस क्या होते हैं हम अब देख ही रहे हैं। आप बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, एनर्जी उसकी कुछ बढ़ेगी तो उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस दौरान होता क्या है? तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं, देखिए ये आपका सॉलिड पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली बाइंडेड है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? अभी भी वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी जगह पे हिल रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा अपनी प्लेस पे ही वाइब्रेशन शुरू करते हैं। अब जैसे ही हम इनको एनर्जी देंगे तो ये वाइब्रेशन से इनको उतनी ज़्यादा वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जब ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो ये आपस में जुड़े नहीं रहना चाहेंगे और ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर भागना शुरू करेंगे। जब दूर भागेंगे तो ये किस फेज में आ गए? आपके लिक्विड फेज में, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चले गए। कौन सा प्रोसेस हुआ? मेल्टिंग हुआ। एनर्जी क्या हुई? बढ़ी। एनर्जी हमने दी तो ये बढ़ी। एनर्जी किस फॉर्म में दी? तो टेम्परेचर के फॉर्म में दी। सॉलिड को गर्म करिए, देखिए लिक्विड बनेगा। बर्फ को गर्म करिए, पानी बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी पानी को आप ठंडा कर दें तो आपने क्या किया? उसमें से एनर्जी निकाल ली। जब एनर्जी निकाल ली तो सारे के सारे पार्टिकल कहाँ आ गए? अपने आप सॉलिड में वापस आ गए, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पे लिक्विड है, इसको हमने और ज़्यादा एनर्जी दी तो अब ये आपस में बहुत पास में रहना नहीं चाहेंगे। जब ये बहुत पास में नहीं रहना चाहेंगे तो ये अपने आप बाहर चले जाएंगे, ठीक है, दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? गैस, ठीक है। अब जब इसी गैस में से हम इसका टेम्परेचर कम कर देंगे, जैसे आपने पढ़ा है इवापोरेशन, कंडेंसेशन, तो ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम होती है तो ये वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे कंडेंसेशन होता है,
ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल्स का मोशन है। यहाँ पे इनके पास मोशन करने की जगह नहीं थी, आपने इनको एनर्जी दी, अब ये निकलना चाहेंगे यहाँ से, इस जेल से निकलेंगे, जेल से निकलेंगे बाहर आए, इनको और ज़्यादा एनर्जी मिली तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर दूर चले गए। लेकिन अगर हम इनकी एनर्जी को कम कर दें तो ये वापस से अपने आप वापस एक दूसरे के पास आना शुरू कर जाएंगे और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। ये वीक बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। ठीक है। जो आप मेजर बॉन्ड्स पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पढ़ेंगे, जैसे कि आयनिक बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ये वो वाले बॉन्ड नहीं है। ये वीक बॉन्ड होते हैं, जो कि जिनको हम लोग वीक वैन डर वाल फोर्सेस के रूप में जानते हैं। ये आपको आगे के क्लासेस में पढ़ना होगा। ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको फेस चेंज करने में, और जितना ही ज़्यादा कमज़ोर बॉन्ड होगा उतनी ही कम एनर्जी लगेगी उनको फेस चेंज करने में। ठीक है। तो मेल्टिंग क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है। हमने पढ़ा कि भाई मेल्टिंग क्या होती है, जब भी हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है। और जब भी हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ आते हैं, ट्रांजिशन होता है उनका, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग हुआ है। ठीक है। तो जब भी जिस भी टेम्परेचर पे, ठीक है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। ये किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन पे ही किया जाता है। जनरली हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही काउंट करते हैं या उसको निकाला जाता है। ठीक है। लेकिन इस टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये बर्फ है आपका, ये मेल्ट होना शुरू हुआ, यानी कि अभी ये पानी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी कि अभी अभी मेल्टिंग स्टार्ट हुई है। इसका मतलब क्या है, ये किस टेम्परेचर पे है, तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक भाई, अगर इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये लिक्विड पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होना चाहेंगे। लिक्विड पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होना चाहेंगे यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा अभी बढ़ेगा। ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इन पार्टिकल्स का आपस में, उतना ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए आयरन। ठीक है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है। तो अगर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, आयरन के जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पकड़ के बैठे हैं कि वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। ठीक है। अब आप यहीं बर्फ़ ले लीजिए तो ये 0 डिग्री पे ही मेल्ट कर जाता है, यानी कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है या इनके बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है कि ये 0 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर को झेल पाएँ एक साथ रह के। ठीक है। जैसे ही आप ये जो लिक्विड है, अब जब इनकी आप एनर्जी लेना शुरू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है। ऐसा नहीं है। ठीक। कुछ केसेस में फ्रीजिंग पॉइंट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है। मतलब अगर मैंने पानी में कुछ मिला दिया, ठीक, तो उसका उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, वो -2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 0.1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वही फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमेशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। बहुत ही कम चांस है कि ऐसा होगा। ठीक। प्रोसेस ज़रूर वही है। ठीक है। आपने एनर्जी ली तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से आपने एनर्जी उसको दी तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक साथ या दोनों एक दूसरे के बराबर रहें, कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इवापोरेशन, बॉइलिंग और कंडेंसेशन पे। ठीक है। इवापोरेशन सबको पता है, जैसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है। इवापोरेशन हमेशा होता रहता है। ठीक है। बॉइलिंग कब होती है, ठीक है,
तो बॉइलिंग तब होगी जब आप ये देख रहे हैं, ये आपका वाटर की सरफेस है, टॉप लेयर है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इसके टॉप लेयर पे कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। हीट दे रहे हैं इसका मतलब एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो टॉप लेयर है, इस पे जो पार्टिकल है, इन पे कंपेरेटिवली कम फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इसका बहुत ही कम होगा किनके कंपैरिजन में, तो जो पार्टिकल्स अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है उनके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये जल्दी कहीं भाग नहीं सकते। लेकिन ये जो टॉप लेयर पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको सिर्फ नीचे की तरफ से ही और साइड की तरफ से ही अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ से ये खाली है। तो जब ऊपर की तरफ से खाली है, इसका मतलब इनके पास ये जो पार्टिकल हैं, ये कैसे हैं, लूजली बाउंडेड होंगे, ठीक है। ये पार्टिकल जो है वो लूज है, ठीक। अब जब हम इनको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये रैंडम मोशन करना शुरू करेंगे पार्टिकल नीचे के, और करते 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 इस पार्टिकल को ये एनर्जी देंगे। जैसे ही इस पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये इस लेयर को छोड़ के दूसरी तरफ चला जाए, तो ये क्या करेगा, वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर या वेपर में अपने कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये वेपर जो है, जो वेपर के पार्टिकल्स थे, वो तो अभी भी यहीं पे रहेंगे। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ऊपर से अभी भी हमारे ऊपर क्या लगेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो जब भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, तो जो ऊपर जाना चाहता है वो उस प्रेशर से नीचे की तरफ आएगा। धीरे धीरे करते 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 यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, सॉरी वेपर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये वेपर की टेंडेंसी क्या है, ऊपर जाना, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, इनको नीचे की तरफ ढकेलेगा। जब दोनों ही प्रेशर, इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर को क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। या जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है जिस टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, और इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग, ठीक है। तो जब भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग, और उस जिस टेम्परेचर पे होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इस बॉइलिंग पॉइंट को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें प्रेशर ऐड कर दें, मतलब इस कंटेनर के ऊपर हम ढक्कन लगा दें, तो अब जो वेपर बन रहे हैं, ठीक है, उनको इस ढक्कन को भी तो प्रेस करना पड़ेगा, मतलब इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से लग रहा था, ठीक है। अब इस ढक्कन का भी प्रेशर इसको दबा रहा है, तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग अपने जो कंटेनर का, जो वेसल का जो ढक्कन है, जो टॉप है, ठीक है, उसका भी प्रेशर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा वेपर लगेगा इस प्रेशर को इक्वल होने में, ठीक है। तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आपको पता हो तो प्रेशर कुकर के अंदर 115 से 120 डिग्री तक पानी बॉयल हो सकता है आराम से, ठीक। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर, उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं ढक्कन, ठीक। तो पानी आराम से ज़्यादा ही हीट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो हम हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं। तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे वेपर इतने ज़्यादा चाहिए नहीं होंगे जो कि इसको ओवरकम कर सकें, तो जाहिर सी बात है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सब्लिमेशन एंड डीसब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब भी हम लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, यानी कि सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं, तो जब भी हम सॉलिड से गैस की तरफ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में लिक्विड फेज जो था वो गायब हो गया। तो वो गायब क्यों हुआ, ठीक है। तो गायब इसलिए हुआ क्योंकि उस पार्टिकल को एक बार में इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल गई कि वो सॉलिड से गैस के भी ऊपर ट्रांजिशन कर पाए, लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, ठीक है। जितनी एनर्जी में वो गैस में रह सकता है, डायरेक्ट उतनी ही उसको लेटेंट हीट मिलती है, और वो उतने में ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा,
जो इंटरमीडिएट लिक्विड फेज होगा वो गायब हो जाता है सीधे सीधे उसमें से, ठीक है। डी सब्लिमेशन कब होगा? जब गैस से वापस हम सॉलिड बना लें, ठीक है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है आपका कपूर, ठीक है, जो हम लोग आरती में यूज़ करते हैं या कपड़ों में रखते हैं, ठीक है। नफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, ठीक, जो कि आपके वार्म क्लोथ्स में रखी जाती हैं, वो भी क्या शो करती हैं? सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि आप एक बार उसको रखेंगे, आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो वहाँ से गायब हो जाएंगी, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका ड्राई आइस, ठीक है। ये हमारा ड्राई आइस है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब ये सब्लिमेट होता है तो ये धुआं देता है, जो कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक्टर और एक्ट्रेसेस डांस करते रहते हैं और पीछे से स्टेज में से धुआं निकल रहा होता है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है? ये ड्राई आइस है। जब भी आप ड्राई आइस को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ला के रखते हैं तो ये सब्लिमेट हो जाता है और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्लिमेशन मेंशन्ड है, दोनों ही प्रोसेस को उन्होंने सब्लिमेशन बोला है, लेकिन एक्चुअल में डी सब्लिमेशन होता है जब भी हम गैस से सॉलिड की तरफ आते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट हम पहले ही देख चुके हैं, अब देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रेशर से क्या होगा एक्चुअल में, ठीक। आप अगर देखें तो इस कंटेनर के अंदर हमने कोई मैटर यूज़ किया, मान लेते हैं गैस है, ठीक है। तो जब भी हम पिस्टन है ये, तो ये क्या करना है हमारा? ये सीधी सीधी सी बात है कि ये इसको प्रेस करेगा, तो प्रेस करेगा तो क्या होगा, ठीक। ये प्रेस करेगा तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जब हम प्रेस करते हुए जाएंगे तो सपोज करिए पिस्टन अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ कहीं डिस्प्लेस हो गया ये, तो अब जो नीचे गैस बची थी वो इतनी ही थी। अब इस दौरान यहाँ पे जो पार्टिकल्स की दूरी थी, अब जो यहाँ पे पार्टिकल्स की दूरी होगी वो कम हो जाएगी, और जब पार्टिकल की दूरी कम होती है, यानी कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो रहा है, तो ज़्यादा टेंडेंसी है फेस चेंज होने की। तो यहाँ पे ये फेस चेंज होता है। जब भी आप लिक्विड को, सॉरी, गैस को प्रेशराइज करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ, सॉलिड को अगर आप प्रेशर देंगे तो वो सिर्फ टूट ही सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने जैसे ही पिस्टन रिमूव किया तो ये वापस से, क्योंकि ये उसी टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, हमने सिर्फ प्रेशर चेंज किया है, ठीक है। हम इतने धीमे धीमे इसको नीचे लेके आए कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इतना धीमे धीमे लाए, क्योंकि अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मोशन तो अभी भी वही है, एनर्जी टेम्परेचर तो वही है, मोशन तो वही है, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा टकराते जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम कंप्रेस करते हैं, रैपिड जब भी कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है, रैपिड एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बहुत धीमे धीमे इसको लेके आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तो पार्टिकल्स जब भी फेस चेंज करेंगे तो प्रेशर जैसे ही रिमूव किया तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन, और जैसे ही हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन पे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, एक्सपेंशन करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बशर्ते टेम्परेचर आपका यहाँ पे वही हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला इफेक्ट तो कूलिंग इफेक्ट होता है जब भी इवापोरेशन होता है, ठीक है। गर्मियों में आपको पसीना आता है, पसीना आने से आपको ठंडक महसूस क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जो पानी के जो पार्टिकल्स थे, पसीने के जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो वहाँ पे आपके शरीर में से एब्जॉर्ब करते हैं लेटेंट हीट और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। तो जब लेटेंट हीट आप में से एब्जॉर्ब कर लिए तो एनर्जी क्या हुई? कम हो गई आपकी सरफेस की, आपकी सरफेस की एनर्जी कम हुई तो क्या हो गया? आपको ठंडा महसूस होने लगेगी, ठीक है। यानी कि आपको वहाँ पे हीट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि उसमें से ट्रांसपैरेशन आराम से किया जा सकता है, आराम से स्वेटिंग जो है वो बाहर निकल सकती है। इसी तरह जो स्टीम होती है वो ज़्यादा जलाएगी इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा लेटेंट एनर्जी है, लेटेंट हीट, फेस चेंज हुआ है, यानी कि स्टीम में ज़्यादा
लेटेंट हीट है, जिसकी वजह से ये जो बर्न होगा, जो जलन होगी वो और भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग आइस को यूज़ करते हैं स्वेलिंग को कम करने में। तो क्यों कम करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? तो आइस क्या करेगा, वहाँ का जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ के आसपास का टेम्परेचर इतना कम कर देगा, तो जो इफ़ेक्ट होगा उसका वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो स्वेलिंग अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये यही सारा कंसेप्ट है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ। आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए, आप इस वीडियो को देखिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर इन केस आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मेधावी एजुकेशन को फॉलो करते रहिए। ज़रूर बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, आपका पूरा सिलेबस कवर करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।